राजेश कुमार नाम का एक आदमी अपनी बीवी मीना देवी और बूढ़ी माँ सावित्री देवी के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम रामगढ़ था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। राजेश कुमार की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार राजेश ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ राजेश, तुम ठीक कहते हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। हाँ राजेश भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ रमेश भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस ये बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थीं। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गईं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन के अलावा। राजेश कुमार की नजर उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। राजेश बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल इकट्ठा करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। आप ज्यादा परेशान मत होइए। हम धैर्य रखेंगे। अगर हम ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी मीना देवी को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें? मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गरमागरम समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। राजेश कुमार ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों बहुत मेहनत करते हैं और वह घर से ही समोसे बनाने का सारा सामान तैयार कर लेते हैं। राजेश सामान को रेडी पर रखकर बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। राजेश के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके समोसे के पास खींचे चले आते हैं और समोसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी राजेश के पास आता है।
क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे? अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं भैया, इस बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश कुमार के समोसे लोगों को काफी पसंद आते हैं। राजेश को व्यापार में जो घाटा हुआ था, समोसे बेचकर उसने अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ही ली थी। राजेश कुमार का समोसे का काम ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती थी। राजेश कुमार को समोसे के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी सोच में राजेश बहुत परेशान था। उसे परेशान देख उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है। क्या बात है राजेश, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं विजय भैया, बाढ़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया तो अब समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं। अरे भैया, मेरी सलाह मानो तो जो सेठ गोपाल दास है ना, उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। राजेश कुमार विजय भैया की बातचीत से सहमत हो गया और वह सेठ गोपाल दास के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। राजेश ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। मीना, मैंने सेठ गोपाल दास से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना, सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है मीना, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे, मैं वादा करता हूं। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा और उसकी समोसे की कमाई ठीक ठाक हो गई। 15 दिन के अंदर राजेश ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल बोने की स्थिति में आ गया। उसने खाद और बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की। राजेश की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। सेठ गोपाल दास बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था। वह अक्सर ही लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ गोपाल दास की नजर हमेशा से ही राजेश कुमार की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह राजेश की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक रात अपने आदमियों को भेजकर राजेश के खेतों में गाय छोड़ दी ताकि वे उसकी फसल को बर्बाद कर सके। राजेश कुमार जब रात में खेतों की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। यह क्या हो रहा है? मेरी फसल बर्बाद हो रही है। राजेश ने अपने खेत से गायों को हटाना शुरू किया। गायों ने ज्यादा फसल बर्बाद नहीं की क्योंकि समय रहते ही राजेश ने उन्हें वहां से हटा दिया। गायों का शोर सुनकर मीना देवी भी वहां तुरंत पहुंच जाती है। देखो, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। यह जरूर सेठ गोपाल दास का ही काम होगा। तुम्हारी बात सही है, ये जरूर सेठ का काम है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अब अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। राजेश ने तय किया कि अब वह खुद अपने खेतों में ही सोएगा ताकि वह अपनी फसल की रक्षा कर सके। अगले दिन सेठ गोपाल दास को जैसे ही पता चलता है कि राजेश की फसल को बर्बाद करने की उनकी यह तरकीब खराब हो गई है तो वह नई तरकीब सोचता है। इस राजेश को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला। लगता है अब कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ गोपाल दास अपने साथ
मिलावटी दवाइयों की पोटली लेकर राजेश के खेत में आया। वह उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके राजेश की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही गोपाल दास उन जहरीली दवाइयों का फसलों पर छिड़काव करने जाता है, मीना देवी उसे देख लेती है। यह सेठ गोपाल दास सुधरने वाला नहीं है। यह फिर से आ गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना देवी ने सेठ गोपाल दास को पीछे से एक जोरदार डंडा मारा। डंडा पड़ते ही गोपाल दास तुरंत जमीन पर गिर जाता है। मीना ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। देखो गांव वालों, सेठ गोपाल दास हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारी फसलों में जहरीली दवाइयां मिलाने आया था, जिससे कि हमारी फसल खराब हो जाती और हम इसका ब्याज नहीं दे पाते, और ब्याज ना देने के कारण यह हमारी जमीन को हड़प कर लेता। गांव वालों ने देखा कि गोपाल दास के हाथ में सच में जहरीली दवाई की पोटली थी, जिससे वह राजेश कुमार के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सेठ गोपाल दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजेश की मेहनत की फसल को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ, तुम हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। हरिलाल, हमने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन तुमने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि राजेश कितना मेहनती है। तुम जैसे लालची आदमी को गांव में रहने का हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं गांव वालों। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। राजेश कुमार, मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सेठ जी, आपकी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। आपसे अब कभी उधार नहीं लेंगे और ना ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 4 मित्र रहा करते थे। चारों अलग अलग समुदायों के थे। पहला पंडित ब्राह्मण, दूसरा नाई, तीसरा कुम्हार और चौथा अहीर। चारों की मित्रता किसी मंगल कार्य में हुई थी और तब से वे अच्छे दोस्त बन गए थे। पंडित और नाई शादी विवाह और पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन करते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था और अहीर अपनी भैंस का दूध बेचकर गुजारा करता था। इस तरह सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कई साल बीत गए। एक दिन चारों मित्र मिले तो पंडित ने कहा, मित्रों, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है जो बड़े सौभाग्य से मिलता है। अगर मनुष्य होकर भजन कीर्तन न किया जाए तो जीवन व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूं, क्यों न हम सब तीर्थ यात्रा पर चलें? बुढ़ापे में क्या भरोसा, कब कौन सा रोग लग जाए। अभी हम सब युवा हैं, यही सही समय है। चारों ने सलाह कर तय किया कि अगले दिन ही यात्रा पर निकलेंगे। अहीर और कुम्हार ने घर से खाने की सामग्री ले ली, लेकिन पंडित और नाई, जिन्हें दूसरों के घर खाने की आदत थी, कुछ नहीं लाए। चारों ने यात्रा शुरू की। पूरा दिन चलने के बाद थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। ओह राम, हर हर महादेव। भाइयों, मैं बहुत थक गया हूँ। पहले भोजन कर लेता हूँ, फिर आराम करूंगा। कुम्हार, हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो खाना खा लेते हैं। अहीर और कुम्हार ने झोले से खाना निकालना शुरू किया। पंडित और नाई तो कुछ लाए ही नहीं थे। मित्रों, ऐसा करो, तुम दोनों का खाना हम चारों मिलकर खा लेते हैं। बचा हुआ कल खाएंगे। चारों ने मिलकर भोजन किया और आराम किया। कुछ देर बाद फिर चल पड़े। शाम हो गई। रात बिताने के लिए कोई घर नहीं दिखा तो पंडित बोला, मित्रों, वह देखो, पहाड़ी के पास एक गुफा है। आज रात वहीं रुकते हैं। चारों गुफा में पहुंचे। अहीर बहुत थक चुका था। पंडित जी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी खाना निकालो, खाकर सोऊंगा। पंडित और नाई चुपचाप इधर उधर देखने लगे। पंडित जी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारा खाना खा लिया और अपने साथ कुछ नहीं लाए। गुस्से से, मैं भूल गया था। तुम दोनों को तो दूसरों के घरों में मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है।
अपने घर का खाना लाने की बात पहले वे बता देते तो मैं झोला भरकर ले आता। अब मेरा तो भूख से प्राण निकल रहा है। अहीर भाई, गलती हो गई, अब क्या कर। अहीर भाई, गलती हो गई, अब क्या करें? चलो आज रात भूखे ही सो जाते हैं, कल सुबह कुछ उपाय करेंगे। चारों मित्र बिना भोजन किए गुफा में सो गए। सुबह होते ही चारों मित्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक समृद्ध गांव में पहुंचे। मित्रों, हम सभी को भूख लगी होगी, चलो इस गांव में भिक्षा मांग लेते हैं। जो कुछ मिलेगा साथ बांटकर खाएंगे। पंडित जी, मुझसे तो यह नहीं होगा, तुम ही जाओ और भिक्षा लेकर आओ। जब चारों ने मिलकर खाना है तो चारों को भिक्षा मांगनी पड़ेगी। आखिरकार सबने तय किया कि हर मित्र अलग अलग घरों से भिक्षा मांगेगा। अहीर ने कभी भीख नहीं मांगी थी। शर्म के मारे उसका सिर झुका था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। भैया, हम राहगीर हैं, भूख से बेहाल हैं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। संयोग से वह घर एक अहीर का ही था। उसे एक मटके में ताजा दूध मिल गया। पंडित को चावल, नाई को गुड़ मिला और कुम्हार ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली। मित्रों, क्यों ना इन सामग्रियों से खीर बना ले। पंडित जी, तुम्हारा तो खीर से पेट भरता नहीं। हर पूर्णिमा अमावस्या पर जजमानों के यहाँ खीर खाते हो, फिर भी तुम्हारी लालच कम नहीं हुई। सबने हंसते हुए सहमति दी। कुम्हार ने आग जलाई, अहीर ने दूध उबाला, नाई ने चावल और गुड़ डाला। खीर पकने लगी। खीर की सुगंध से सभी का मन ललचा गया। पंडित ने मन ही मन एक योजना बनाई। मित्रों, एक खेल खेलते हैं, खीर को पेड़ पर टांग देते हैं। जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही पूरी खीर खाएगा, बाकी तीनों को भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा विचार है, मैं तो जरूर जीतूंगा। सबने खीर का मटका पेड़ पर टांग दिया और सोने लगे। अहीर सो नहीं पा रहा था। भूख और थकान से उसका मन बेचैन था। भूख से नींद नहीं आ रही तो सपना कहां से देखूंगा। मैं सारी खीर खा लेता हूँ, जो होगा सुबह देख लेंगे। इतना कहकर अहीर ने खीर को उतारा और सारी खीर खाकर मटका फिर वहीं पेड़ पर टांग दिया। खीर खाकर उसका मन शांत हुआ और वह आराम से सो गया। सुबह होते ही ब्राह्मण सबको जगाने लगा। उठो मित्रों, सुबह हो चुकी है, अब अपना अपना सपना बताओ। देखते हैं किसके भाग्य में खीर खाना है। पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, पहले आप ही अपना सपना बताइए, फिर हम लोग बताएंगे। मित्रों, मेरे सपने में भगवान विष्णु स्वयं मुझे लेने आए थे। मैं उनके साथ स्वर्ग लोक में गया था, जहां इंद्रदेव का दरबार लगा हुआ था। मेनका और रंभा जैसी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र के दरबार में विष्णु जी ने मुझे सिंहासन पर बैठाया था। मित्रों, स्वर्ग लोक का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। मैं तो स्वर्ग में जाकर धन्य हो गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अब नाई की बारी आई तो उसने भी अपना सपना बताना शुरू किया। पंडित जी, जब विष्णु जी आपके पास आए थे तो उसके बाद ही वे मेरे पास आए। भगवान विष्णु ने मुझे अपनी गोद में बैठाया और मुझे माता लक्ष्मी के पास लेकर गए। माता लक्ष्मी ने मुझे तरह तरह के भोजन खिलाए और फिर मैं वापस आ गया। ब्राह्मण और नाई को तो वेद शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसलिए उन दोनों ने तिगड़म बता दिया। अब अहीर की बारी आई। भाइयों, तुम लोगों के सपने तो बहुत बढ़िया थे, पर मेरा सपना बहुत बुरा था, जिसकी याद करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। मित्र, तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा जिससे इतने डरे हुए हो? अहीर कुछ देर चुप रहा, लेकिन नाई और कुम्हार के बार बार पूछने पर बोला। क्या बताऊं भाई, रात के सपने में एक भयानक राक्षस आया था, जिसके हाथ में बड़ी तलवार थी। उसने मेरे गले पर तलवार रख दी और बोला, चल उठ, जल्दी से खीर खा, वरना तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने कहा, यह खीर तो हम सभी मित्रों की है, मैं अकेले कैसे खा सकता हूं? लेकिन राक्षस ने डराते हुए कहा
खीर खाता है या गर्दन उड़ा दूं? मैं डर के मारे सारी खीर खा गया। अहीर की बात सुनकर ब्राह्मण ने पेड़ से मटका उतारा और देखा कि वह खाली था। जब रात को तू डर रहा था तो मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं शास्त्रों का ज्ञानी हूं, उस राक्षस को मंत्रों से भस्म कर देता। पंडित जी, मैंने आपको उठाया था, लेकिन आप तो स्वर्ग में भगवान विष्णु के साथ अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। मैंने सोचा भगवान ने स्वयं बुलाया है। भाई, मैं तुम्हें नहीं जगाने गया, पर तुम माता लक्ष्मी के हाथों का भोजन खा रहे थे और तुम्हारी तो शादी राजकुमारी से हो गई थी। तुम अपनी पत्नी के साथ पंखे की हवा खा रहे थे। मैंने सोचा सब स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं, तो मैं खीर खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ। अहीर की बात सुनकर तीनों मित्र दंग रह गए। मैंने चाल तो अच्छी चली थी, पर अहीर उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। तीनों मित्र भूख से बेहाल हो गए और यात्रा भी लंबी थी। अंत में सभी अपने अपने घर लौट गए।